एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हम लगातार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी के बीच में डीएलएड अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के आप सिलेबस से परिचित हो गए हैं। तो बिल्कुल उसी का सिलसिला लगातार चैनल के माध्यम से जारी है। आज का यह जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है, जिसमें हम मैथमेटिक्स और आपके साइंस के सिलेबस से आपको परिचित करा रहे हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी जाने वाली जो भी वीडियोस हैं, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई, अगर आप अपना फीडबैक मुझे नहीं देंगे तो जैसे चल रहा है जिस गति से, उसी गति से चलता रहेगा और मेरे पढ़ाने का तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है भाई, आप आपसे मैं फीडबैक इसीलिए मांग करता हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, तो बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य देंगे। बाकी अगर कोई डाउट्स आपका बचता है तो मैंने आपसे आपको नंबर भी दे रखा है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। नंबर है जो है 94 52 33 10 53 आपके बीच में ये नंबर है। ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे बताइए। ठीक है यार, एक बार में नहीं, दो बार में आपको समझ में आएगा, दो बार में नहीं, तीन बार में, लेकिन आपको जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से को लेकर आप चैनल पर विजिट किए हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल बिना समय को गंवाए चलिए, देखिए जो सिलेबस है मैंने आपसे जो है, जब एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जब हम सिलेबस आपको बता रहे थे तो मैंने आपसे एक चीज कहा था कि मैंने जो सोच रखा है कि आपके जितने भी बुक हैं, ठीक है, पूरे बुक के पीडीएफ को हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे, पूरा जो आपके बुक का पीडीएफ है, हमारे पास अभी टाइपिंग की व्यवस्थाएं नहीं है, जो मुझे कहना है बाबू वो मैं बिल्कुल फैक्ट कहूंगा। ठीक है, तो मैंने सोचा है आपके जो सेकंड सेमेस्टर है, जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, मैं टोटल यहां आपको रखकर एक एक पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, चाहे जितना भी लेक्चर क्यों ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। जो बुक होगी वो साहित्य प्रकाशन की होगी। अगर आप बुक को नहीं लिए हैं तो आप अभी से ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम एक एक चीजें खुद ब खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप इस तरह से वीडियो चाहेंगे तो मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि अगर मैं बुक से सारी चीजें दूंगा तो बेहतर और होगा। ठीक है, बहरहाल ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आप कैसे क्या चाहेंगे। चलिए हम चलते हैं जो है अपने आज के देख सकते हैं पाठ्यक्रम है, जिसमें स्पष्ट तरीके से ये कहा जा रहा है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जो है सबसे ऊपर कहा जा रहा है पाठ्यक्रम, वो भी कौन सा पाठ्यक्रम है, जैसा कि आपके बीच में स्पष्ट तरीके से दिया जा रहा है। देखिएगा, जो पाठ्यक्रम है वो साइंस का है, यानी द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि आप सब लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन यार पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है, जैसे आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आप उस समंदर में गोता लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि पहले आप इन चीजों से रूबरू हो जाइए, आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। होता क्या है, जैसे सिलेबस से परिचित हम इसलिए कराते हैं, मैंने जो है इसके पहले वाले वीडियो में इसका एग्जाम्पल आपके बीच में दिया है। ठीक है, जैसे ये आपके घरों में जो भैंस होती है, एक छोटा सा उदाहरण, देसी उदाहरण अगर कहा जाए, तो जैसे ये खूंटा है। ठीक है, जैसे हम लोग एक बांस का या किसी भी लकड़ी का जो गाड़ने देते हैं, ठीक है, तो हमने ये खूंटा गाड़ दी और रस्सी जो इसमें बांधी जाती है, मैं सपोज दैट की बात करता हूँ, यहाँ आपकी भैंस बंधी है। ठीक है, तो जो आपकी भैंस घूमेगी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, यानी जितनी बड़ी आपकी रस्सी होगी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो सिलेबस का भी वही काम होता है, वही चीज वो भी निर्धारित करता है
कि आपको इतने के दायरे में रहना है, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे बाहर जाएंगे तो आप अपने लेवल से अलग जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं। चलिए, यहां तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए हैं। चलिए, कक्षा शिक्षण विषय वस्तु देख सकते हैं, ये साहित्य प्रकाशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल सारी चीजें ओपनली तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ये सिलेबस है, सिलेबस से आप एक सतह तरीके से रूबरू हुई है। बाकी इसके अंदर के जितने भी कंटेंट होंगे, हम आपको एक एक चीजों का निर्धारण करेंगे। आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट नहीं करना होगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, बाकी यहां ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है पृथ्वी और आकाश। ठीक है, पृथ्वी और आकाश, सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण। जैसे यहां पर आपसे कहा जा रहा है सौर परिवार, यानी सौर परिवार क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये साइंस में आपको। अगला आपका है तारामंडल क्या होता है, छाया एवं ग्रहण। जैसे ग्रहण के बारे में हम बात करें तो ग्रहण से आप पहले से परिचित होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। अगला यहां देख सकते हैं आकाशीय पिंड क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। ठीक है, पृथ्वी पर उत्पत्ति के कारण, आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन था। देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें आपके सिलेबस में आती हैं जो सोचे तो जरूर होंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। क्या आपने कभी, आपके दिमाग में ये आया था कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है? मुझे लगता है कि आपने नहीं सोचा होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप डीएलएड में पहुंच गए हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है। ठीक है, चलिए, अगला है अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। ठीक है, जैसे हमारे भारत के कौन कौन से प्रमुख अंतरिक्ष अभियान हैं, और यहां पर जो अन्य देश हैं उनके कौन कौन से प्रमुख अंतरिक्ष अभियान हैं, इसके बारे में आपको जानना है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, मृदा एवं फसलें। आप एक क्या इस चीज से, भाई अगर आप जो है गांव घरों से बिलोंग करते होंगे तो फसल चक्र को जानते होंगे। गांव घरों से क्या, हर कोई फसल चक्र के बारे में, भाई अगर आप थोड़ा बहुत भी खेतों में जाते होंगे तो फसल चक्र के बारे में आप जानते होंगे। जैसे हम मानते हैं कि आपका ये खेत है, ठीक है, आपके पास दो खेत है, थोड़ा सा इस फसल चक्र को आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये दो खेत है, ठीक है, आप लगातार इसमें भी धान गेहूं बो रहे हैं, यहां भी आप धान गेहूं बो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी पैदावार होगी, ठीक है, यहां भी धान है, यहां भी धान है, फिर अगली बार आया यहां गेहूं आपने बो दिया, फिर यहां गेहूं बो दिया, यानी सिर्फ आप धान और गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो जो यहां इनकी पैदावार होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फसल चक्र इसलिए जरूरी होता है। चलिए, यहां पर आपने धान की बुआई कर दिया, यहां पर कुछ और कर दीजिए। ठीक है, अब की बार यहां धान आप बो दीजिए, अगली बार यहां कुछ कर दीजिए। यानी आप फसल चक्र का मतलब ही यही होता है कि आप उसमें जैसे आपके पास भैया जिनके पास छोटी खेती है, वो तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये सब चीजें करने में उनको असमर्थता महसूस जरूर होती होगी, लेकिन फसल चक्र का मतलब ही यही होता है कि आप खेतों का जो है अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। ऐसा करते हैं तो जो आपकी उर्वरा शक्ति होती है वो लगातार बनी रहती है। वैसे भी आज देख पा रहे हैं कितने तरह के लोग रसायन यूज कर रहे हैं, तो जो उर्वरा शक्ति है वो दिन पर दिन घटती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से क्या हर कोई कहता है कि अगर कोशिश करें तो जो गोबर वाली खाद नहीं होती है, जिसे हम जैविक जो है खाद कहते हैं, उसका आप यूज ज्यादा करें। ठीक है, बहरहाल इस पर हमने ज्यादा समय ले लिया, इसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे अभी तो ये सतही तरीके से बताया जा रहा है, पहले आप सिलेबस से परिचित होइए। कृषि की पद्धतियां क्या हो सकती हैं और इसके उपकरण। आज के समय में आपने देखा होगा, अब पहले के समय के लोग जो है बैलों से खेती किया करते थे, लेकिन आज का जो युग है वो टेक्निकल का जमाना है। अब तो ट्रैक्टर आ गए, कोई हमें तो नहीं लगता है कि कोई खेतों में बैल लेके, वैसे कोई बहुत पुराने आदमी होंगे तब बैल लेके जाते होंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें खत्म हो गई है ना। अब कृषि की पद्धतियां तथा उसके उपकरण भी आ गए हैं, लोग नए नए टेक्निक से खेती कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। भाई आज के समय में आपने देखा होगा, जब खेतों में
तमाम घासें हो जाती हैं तो लोग राउंड अप डाल देते हैं। ठीक है, जब लोग राउंड अप यार डाल देते हैं तो वहां पर समस्याएं ये होती हैं कि जितनी घासें होती है वो तो सब जल जाती हैं, लेकिन जो वहां पर और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उन्हीं के साथ मर जाते हैं। तो केचुआ भी, अगर उसी की बात हम करें तो केचुआ भी अगर वहां रहेगा तो वो भी मुझे लगता है कि मर जाएगा। तो केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। जब वो लोग धीरे धीरे यार मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो इनकी जो है जो कीटनाशक हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, जो खेतों की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे छीड़ होती हुई चली जाएगी। ठीक है, और अगर धीरे धीरे छीड़ होती हुई चली गई तो आप खुद समझ सकते हैं कि उर्वरा शक्ति किस तरह से घटेगी। ठीक है, चलिए दुष्प्रभाव मृदा अपरदन एवं संरक्षण। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है एवं उसके संरक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, और कृषि की विधियां, यहाँ पर हम कृषि को किस किस विधि से कर सकते हैं इसके बारे में आपको विस्तृत नॉलेज रखना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं अगला टॉपिक है आपके बीच में कृषि व कार्य व ऊर्जा। ठीक है, अगर हम कार्य व ऊर्जा की बात करें तो कार्य तथा ऊर्जा का मापन। ठीक है, कार्य का मापन कैसे करेंगे और इसी के साथ साथ हम ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का मापन हो गया आवश्यकता। ठीक है, अब कार्य तथा ऊर्जा के मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे यांत्रिक हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गई, ध्वनि है, प्रकाश है, विद्युत है, आवेशीय है। ठीक है, ये सारे जो हमारे यहाँ ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। अगर बात करें हम ऊर्जा के विभिन्न रूप, इसके बारे में अभी आप यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि और प्रकाश, विद्युत और आवेशी, अभी इसमें से थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे। जैसे जो लोग अगर साइंस साइड से पढ़कर आए होंगे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में वो थोड़ा सा विस्तृत नॉलेज जरूर रखे होंगे, लेकिन समस्याएं उनके लिए होंगे जो लोग थोड़ा सा आर्ट से आए होंगे, जैसे आपने बीए करके आया है तो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम इसी के अंतर्गत कहें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जो है हाँ आवेशी जो है, ये तो ऊर्जा के जो है विभिन्न रूप हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊर्जा का अव्यय व संरक्षण क्या होता है, जैसे हम ऊर्जा का अव्यय कैसे करेंगे और ऊर्जा का हम संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। आगे कहा जा रहा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ठीक है, जैसे जो हमारे हम ऊर्जा कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मुख्य स्रोत हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। आगे आपसे कहा जा रहा है ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत कौन से हैं। ठीक है, जैसे जो ऊर्जा होती है उसके सीमित स्रोत कौन से हैं और असीमित स्रोत कौन से हैं। ठीक है भाई, ऊर्जा तो कभी ना कभी जाहिर सी बात है समझ सकते हैं सीमित भी है और असीमित भी है। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। अगला है, ये तो आपका टॉपिक। अब यहां देखिए विकास एवं उपयोग। ठीक है, विकास एवं उपयोग, जैसे यहां सौर ऊर्जा के उपयोग आज के समय में आपने देखा होगा, जिसे हम सोलर कह दें अगर। ठीक है, तो अब विद्युत की मारामारी आप देख सकते हैं, जब हमारे यहाँ गर्मियां पड़ती हैं तो दिन दिन भर लाइट गोले हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए अब लोग जो है सोलर का यूज ज्यादा कर रहे हैं। लोग अपने छतों पर सोलर रख दे रहे हैं, बिजली की झंझट खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो यहां वही चीज कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग, सोलर कुकर का, सौर सेल हो गया। ठीक है, जल उष्मक पवन ऊर्जा के उपयोग। ठीक है, जल उष्मक और पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की आपकी हो गई, ज्वार भाटा हो गया। ठीक है, ज्वार और भाटा ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ देखिए तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का जो है अंतः रूपांतरण। ठीक है, जिससे यहाँ जितनी ऊर्जा दी जा रही है उसका हम उन ऊर्जाओं का जो अंतः रूपांतरण है हम किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आपको देखना है। नीचे कहा जा रहा है, अब देखिए नीचे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो है सरल मशीनें। ठीक है, कहा जा रहा है आप अगर कहा जाए तो देखिएगा सरल मशीनों के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, अगर हम सरल मशीनों के प्रकार की बात करें तो यहाँ आपका उत्तोलक है, पेंच है, घिरनी है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए, अगर आप इंटरमीडिएट में या जो है ग्रेजुएशन साइंस साइड से किए होंगे तो ये सब सारी चीजों से आप जो है बिल्कुल रूबरू हुए होंगे, अगर क्लास किए होंगे तो। और अगर पता लगा सिर्फ डिग्री लिए हैं तब तो आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, हम सब बताएंगे आपको।
है ना। अब यहाँ देखिए उत्तोलक आपका हो गया, पेंच हो गया, घिरनी है, झुका तल है और पहिया। पहिया तो आप सभी ने देखा होगा, घिरनी भी देखा होगा। झुका हुआ तल क्या होता है इसके बारे में आप नहीं पता होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। और ये कहा जा रहा है दैनिक जीवन में उपयोग। आखिरकार उत्तोलक का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार से करते हैं, पेंच का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, घिरने का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, झुका तल जो होता है इसका, और पहिए का उपयोग तो आज के समय में आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से हम पहिए का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे आपसे कहा जा रहा है जीवों की संरचना, ठीक है। अब यहां से आपका जो है चालू होता है जीव विज्ञान, ठीक है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, जीव कोशिका की खोज, और यहाँ जीव कोशिका की खोज, संरचना और कोशिकांग व उनके कार्य क्या हो सकते हैं। ये देखिए यहां से जीव विज्ञान का पोर्शन है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कुछ लोग कहेंगे यार हम तो मैथमेटिक्स पढ़ के आए, अब हमें जीव विज्ञान पढ़ना पड़ रहा। बिल्कुल यार, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, आपको परेशान नहीं होना है। हर चीजों का विस्तृत नॉलेज हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है जीवन की क्रियाएं, है ना। अब जीवन की क्रियाएं क्या हो सकती हैं, और यहाँ देखिए पोषण, जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत हम अगर पोषण की बात करें, श्वसन और जो है उत्सर्जन क्या होता है। और आगे यहाँ देख लीजिएगा संवेदनशीलता, ठीक है। अगर हम संवेदनशीलता की बात करें तो आप संवेदनशीलता भी देख सकते हैं। आगे अगर इसी के अंतर्गत हम कहें, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो आपका है, वृद्धि व प्रजनन क्या होता है, और जो है अगर इसी के अंतर्गत हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि मैंने आपसे लगातार कहा है कि जो है जो भी आपके पीडीएफ हैं, जैसे हम आज इसका स्क्रीनशॉट आपके बीच में रखे हैं, जो आपकी बुक है हम एक एक पेज को आपके बीच में ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट नहीं करना होगा। मैंने आपसे बताया मैं साहित्य प्रकाशन, जो कि अपने आप में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है, तो मैं साहित्य को ही लेकर चलूंगा। और भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ठाकुर पब्लिकेशन ले लिए हैं, और भी मार्केट में तमाम पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, ठीक है, बट मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि यार परेशान, किसी पर्सनल बुक से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ साहित्य से ही आएगा और नहीं आएगा जो है ठाकुर से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चीजें सब में एक होती हैं, थोड़ा सा लिखने के जो तौर तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं आप यहाँ पढ़िए, बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है, आप हमसे बेहतर करेंगे। चलिए आगे, हाँ ये तो हो गया आपका मानव शरीर के अंग एवं कार्य। जैसे हमारे शरीर में जो भी हमारे अंग हैं, ठीक है, जैसे मानव कंकाल हो गया, पेशियां हो गई, एवं पेशीय गतियां क्या हैं, और दांतों की संरचना के बारे में, पाचन तंत्र है और परिसंचरण तंत्र जो होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मानव शरीर के जो अंग हैं एवं उनके कार्य, जैसे हमारे हाथ का क्या कार्य है, ठीक है, हमारे हाथ का एक अंग है, और भी जो हमारे लंग्स का क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां तक सारी चीजें मुझे लगता है कि आपका कंफर्म हो गया होगा। बाकी अभी तो आप सिलेबस से परिचित हुए हैं, जब इसके बारे में विस्तृत तरीके से आप पढ़ेंगे तो और मजा आपको आएगा जो चीजें यहां दी जा रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये देखिए गणित का आ गया। हाँ चलिए ये देखिए आपका आ गया है साइंस का ही ये भी पोर्शन है, जैसा कि यहां देख सकते हैं जो है। अब देखिए यहां से फिर शुरू हो रहा है भोजन एवं स्वास्थ्य, ठीक है। भोजन एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो भोजन एवं स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा हमारे खाने पीने के तौर तरीके अलग हो गए होंगे। आप बारात में जाते होंगे तो वहां पर कोई आपको बैठकर खाना नहीं खिलाता होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं परिवर्तन ही कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व की बात अगर हम करें, आज के समय में हम इतने रसायन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर पोषक की बात करें तो वो सब धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। और इसके प्रमुख घटक क्या है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, वसा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और मिनरल्स है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे कहा जा रहा है संतुलित आहार क्या होता है, क्या आप संतुलित आहार करते हैं, नहीं करते हैं। कहा जा रहा है पोषक तत्व की जो है कमी से होने वाले रोग, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग, जैसे
आज के समय में आपने देखा होगा लोग तरह तरह के रोग से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, ठीक है। उनके खाने पीने के मैंने आपको बताया तौर तरीके अलग हैं, ठीक है। तो भाई जब आप हर चीज को मद्देनजर देखते हुए भोजन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शरीर में कुछ न कुछ कमियां आएंगी, और जब कमियां आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हम आप रोगी जरूर होंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया परिवेशीय स्वच्छता। भाई अपने आसपास, अपना जो पास पड़ोस है, अपने घर के पास कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि साफ सफाई आप रखिए, ठीक है। एवं स्वास्थ्य, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संक्रामक रोग, आपने देखा होगा बारिश का मौसम है, आपके घरों के आसपास में कहीं ना कहीं पानी रुक जाता है, तो आप पानी को बिल्कुल साफ रखिए, ठीक है। उसमें जो चीजें होती हैं, आप जैसे मच्छर वहां पनपते हैं, जब पानी रुकेगा सड़ेगा तो मच्छर वहां पनपेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से आप जो है उनको सफाई करिए। उनके रोकथाम एवं टीकाकरण अभियान के बारे में आपको समझना है, ठीक है। चलिए, अगला है देखिएगा तत्वों का वर्गीकरण। अब यहां से जो है केमिस्ट्री का पोर्शन आपके बीच में आ रहा है। देखिए, परमाणु, परमाणुवीय संरचना क्या होती है, ठीक है। संयोजकता के बारे में आपको पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रसायन की परिभाषा एवं रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब जिनका जैसे आप अगर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर आप बीए करके आए होंगे तो ये सब सारी चीजें आपको बहुत जो है कठिन लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अभी तो बिल्कुल बेसिक है। अभी जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो इससे अपर लेवल में आप पहुंचेंगे, जब फोर्थ में जाएंगे तो और अपर में, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, बेहतर तरीके से सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। चलिए, अगला कहा जा रहा है पास पड़ोस से होने वाले परिवर्तन, ठीक है। पास पड़ोस से होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? नियमित व अनियमित तथा भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? इन परिवर्तनों में ऊर्जा उष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट यहां देख सकते हैं आपके बीच में आ रहा है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या है, और जो है लवण क्या है। यहां देखिए ये तवण लिखा है, जिसे आप लवण बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, इस आप जो है अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, क्षार की पहचान कैसे करेंगे, और लवण की पहचान कैसे करेंगे, और इन तीनों के विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगला अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगला आपके बीच में है पर्यावरण प्रदूषण। कहा जा रहा है पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो पर्यावरण प्रदूषण जल है, वायु है, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण, ठीक है। जो आपके प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसके रोकथाम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इनके कारण कौन कौन से हो सकते हैं और इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। और यहां देखिए प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कौन कौन से हो सकते हैं और प्राकृतिक आपदा के उपाय हम कैसे करेंगे, ठीक है। जो आपदाएं आती हैं उसका उपाय हम कैसे करेंगे, उपाय एवं प्रबंध दिया जा रहा है। भूकंप जैसे है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हम बात करें भूकंप की, भूकंप का जैसे इसके भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, इसके उपाय हम कैसे करेंगे। तूफान है, बाढ़ है, ठीक है। और देखिए सूखा इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि साइंस का जो सिलेबस है उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अब इसी के अंतर्गत थोड़ा सा बीच में आपने देखा एक छोटा सा सिलेबस आपका है मैथ का, ठीक है। अगर हम मैथ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैथ देखिए एक छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है ना। आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में 2 सिलेबस प्रोवाइड किया, एजुकेशन फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर। ये मैथ और साइंस का जो लेक्चर है आपके बीच में जा रहा है सिलेबस का ही। देखिए गणित का द्वितीय सेमेस्टर जो है कक्षा शिक्षण विषय वस्तु। अब आप एलसीएम और एचसीएफ से पहले से परिचित हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने उस वक्त नहीं पढ़ा तो आप फिर से यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा 3 अंकों की संख्याओं का लसा तथा मासा, वहां पर कोई संख्या निर्धारित नहीं थी कि आपको 3 अंक का पढ़ना। और यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां महोदय ये भले 3 अंक का दिए हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ बड़े बड़े आपके एग्जाम में आते हैं।
भाई जब आप 3 अंक कर लेंगे तो 4 अंक कर लेंगे, 5 अंक आप अगर तरीके से सीख जाएंगे तो आप बहुत सारी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कर सकते हैं। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और जो एवं भाग विधि से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगला है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये नॉर्मली आपको 5 5 2 10 ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, व्यंजक जैसे एक्स वाई जेड के बारे में आपको पढ़ना है, एक्स वाई जोड़ेंगे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजक के बारे में आपको पढ़ना है और यहाँ कोष्ठकों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। मैंने इन सब के बारे में एक विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, हालांकि इसमें भी हम आपको बता देंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे, क्योंकि वो चीजें जो हमने एक ही वीडियो में उस चीज को दिया था वो आपके यूपी टेट एस्टेट तक की सफर को तय कराएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका बीत गया है तो वहां से नहीं पूछे जाएंगे, प्रीवियस से भी पूछा जा सकता है एक आध नंबर। ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या होती है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जैसे देखिए जोड़ है, गुणा है, घटाना है, भाग है और इनके प्रगुण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको देखना है। अगला है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं, इनके प्रतिलोम और तत्समक, योगात्मक और गुणात्मक क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। अब आपको जरूर ये आ रहा होगा कि ये सब सारी चीजें है क्या। जैसे अगर आप मैथ नहीं पढ़े होंगे तो ये आप जरूर नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है, लेकिन जब वही चीजें आप पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें आसान होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अगला कहा जा रहा है जो है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और यहाँ रेखीय समीकरण एक चर में आपको देखना है का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है व्यंजक का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको देखना है। और लास्ट मुझे लगता है और तो नहीं, अच्छा नीचे है अभी देखिएगा, और नीचे अगर हम कहें तो देख सकते हैं व्यंजकों का गुणनफल आपको देखना है। ठीक है, जैसे देखिए रेखीय समीकरण इसके बारे में हो गया, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं क्या होती हैं इसको आपको समझना है। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल आ गया, आयतन है, धारिता है, इसकी संकल्पना तथा इनकी इकाई के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये जो क्षेत्रफल है, आयतन है, धारिता है, ये जब आप यूपी टेट अभी से आप पढ़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में जब आप यूपी टेट की कोचिंग के लिए जाएंगे तो ये पर्सनली एक चैप्टर के तौर पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से वो चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए, मुझे आगे भी पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। आगे कहा जा रहा है त्रिभुज क्या होता है, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे त्रिभुज के बारे में आपको देखना है, आयत क्या होता है और वर्ग क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझना है। अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता क्या होती है। बारंबारता है, बंटन है, आंकड़ों का आयतन क्या होता है चित्र द्वारा, और प्रदर्शन एवं इसका निष्कर्ष निकालना इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, चलिए लास्ट है सर्वांग समता तथा समरूपता क्या होती है और त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें क्या होती है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको छोटा, देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये आपको थोड़ा सा छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 4 महीना लगेगा ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, और अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आपको कहीं पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, लगातार इस चैनल के माध्यम से आपकी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपसे मैं इतना जरूर पूछूंगा कि क्या जो यह सिलेबस का वीडियो है आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।